हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माई चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द हॉन्टेड विल्सन ब्रिज। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द हॉन्टेड विल्सन ब्रिज। एक पुराना लकड़ी का पुल जो पुल भी नहीं रहा और आज भागीरथी नदी पर एक लोहे का झूला पुल बनकर रह गया है। ये पुल बहुत पुराना है, लेकिन गांव वाले आपको बताएंगे कि विल्सन के घोड़े की टापें आज भी सुनाई देती हैं। जब वह 150 साल पहले बनाए गए इस पुल पर सर पर दौड़ता था, उस समय लोग इसकी सुरक्षा को लेकर बेहद संदेह में थे। इसलिए इसकी मजबूती साबित करने के लिए वह बार बार इस पर सवार होकर जाता था। पुराने पुल के कुछ हिस्से आज भी नदी के दूर किनारे पर देखे जा सकते हैं और विल्सन और उसकी सुंदर पहाड़ी दुल्हन गुलाबी की कहानी आज भी इस इलाके में बेहद मशहूर है। मैं नदी के पास पुराने वन विश्राम गृह में कुछ दोस्तों के साथ था। वहाँ पर मिस्टर रे एंड मिसेस रे जो दंपति थे, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और वह अक्सर झगड़ते रहते थे। एक और दंपति थे जो उन दोनों को झगड़ते हुए चिंता से ज़्यादा मनोरंजन में देखते थे। मैं उनके समूह का हिस्सा था, फिर भी कुछ हद तक बाहरी था। एक अविवाहित पुरुष होने के नाते मेरा कोई महत्व नहीं था और एक विवाह सलाहकार के रूप में मैं उनके किसी काम का नहीं होता। मैं अपना ज़्यादातर समय नदी के किनारे घूमते हुए या ढलानों पर फैले घने देवदार और ओक के जंगलों को निहारते हुए बिताता था। इन्हीं पेड़ों ने विल्सन और उनके संरक्षक टिहरी के राजा के लिए धन संपत्ति का स्रोत बनाया था। उन्होंने इन विशाल जंगलों का भरपूर दोहन किया था और मैदानी इलाकों में लकड़ी के खेतों तक विशाल लकड़ियां बहाकर ले गए थे। बस इन्हीं ओक और देवदार के पेड़ों को निहारते हुए एक शाम देर से विश्राम गृह लौटते हुए मैं पुल के आधे रास्ते पर था। तभी मैंने दूसरे छोर पर धुंध से निकलती एक अजीब आकृति देखी। देखते देखते मुझे एक महिला की आकृति उभरती हुई दिखाई दी, जिसने पहाड़ी धोती पहनी हुई थी। इतना तो मैं देख ही पा रहा था। उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। और फिर पुल की रेलिंग के सहारे टिक लगाकर नीचे बहते पानी को देखने लगी। और फिर मेरे आश्चर्य और भय के मारे वह रेलिंग पर चढ़ गई और अचानक नदी में कूद गई। मैं तभी चिल्लाया और चिल्लाते हुए आगे की ओर दौड़ा, लेकिन जब मैं रेलिंग तक पहुंचा तो देखा कि वह नीचे उस झागदार सफ़ेद पानी में गिर गई है, जहाँ से वह तेज़ी से नीचे की ओर बह गई। थोड़ी दूर पर चौकीदार का कैबिन था। दरवाज़ा खुला था। चौकीदार राम सिंह बिस्तर पर लेटा हुआ हुक्का पी रहा था। कोई अभी अभी पुल से कूद गया, मैंने हाँफते हुए कहा। वो नदी में भी बह गई। चौकीदार बेफिक्र दिखाई दिया। गुलाबी फिर से, उसने लगभग अपने आप से कहा। और फिर मुझसे, क्या तुमने उसे साफ साफ देखा? हाँ, लंबे खुले बालों वाली एक महिला, लेकिन मैंने उसका चेहरा बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देखा। अरे ज़रूर गुलाबी रही होगी, बस एक भूत ही होगा साहब। घबराने की कोई बात नहीं, कभी कभार कोई उसे नदी में कूदते हुए देख ही लेता है। बैठ जाइए, उसने एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। आराम से बैठिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैं बिल्कुल भी सहज नहीं था, लेकिन मैंने राम सिंह को गुलाबी की आत्महत्या की कहानी सुनाते हुए सुना। मुझे एक गिलास गर्मा गर्म मीठी चाय पिलाने के बाद उसने एक लंबी बेतुकी कहानी सुनाना शुरू की। कैसे विल्सन एक ब्रिटिश साहसी जो अपनी किस्मत आजमा रहा था, कस्तूरी मृग का शिकार कर रहा था, जब उसने उसके गांव के रास्ते में गुलाबी मिली। गुलाबी बेहद आकर्षक थी और उसकी सुंदरता ने विल्सन को मोहित कर लिया था। विल्सन उससे बेहद प्यार करता था। वह बस उसकी सुंदरता पर ही फिदा नहीं था। और वैसे भी हम वास्तव में कभी नहीं जान पाएंगे कि अपनी यात्राओं और रोमांच के दौरान वह कई महिलाओं से मिला था। शायद उससे भी उसके संबंध रहे हों, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। गुलाबी बेहद अलग थी, बच्चों जैसी सरल। और फिर उसने फैसला कर लिया कि वह गुलाबी से ही शादी करेगा। जिस साधारण परिवार से वह थी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। शिकार की भी अपनी सीमाएं थीं। इसके बाद विल्सन ने क्षेत्र की विशाल वन संपदा का शिकार करना और भी अधिक लाभदायक समझा। कुछ वर्षों में उसने भाग्य बना लिया। उसने हरसिल में एक बड़ा लकड़ी का घर बनाया, दूसरा देहरादून में और तीसरा मसूरी में। अब गुलाबी के पास वह सब कुछ था जो वह चाहती थी। इसमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। जब वह काम पर जाता तो वह अपने बच्चों और हरसिल में उनके बड़े सेब के बाग की देखभाल करती थी। और फिर वह
बुरा दिन आया जब विल्सन की मुलाकात मसूरी मॉल में एक अंग्रेज़ महिला से हुई और फिर विल्सन को लगा कि वह उस महिला से भी प्यार करने लगा है और उसने फैसला किया कि उसे उसके स्नेह और धन का हिस्सा मिलना ही चाहिए। उसके लिए भी एक बढ़िया घर का इंतज़ाम किया गया। गुलाबी और अपने बच्चों के साथ हर्सिल में बिताया गया उनका समय कम होता गया। विल्सन अब गुलाबी और अपने परिवार से कम ही मिलते थे, क्योंकि वो जो औरत थी वो बैंक के मालिकों में से एक थी, इसलिए व्यावसायिक मामलों में उन्हें एक फैशनेबल पहाड़ी रिजॉर्ट में रखा गया था। विल्सन एक लोकप्रिय मेज़बान थे और अपने दोस्तों और साथियों को देहरादून में शिकार पार्टियों पर ले जाते थे। गुलाबी ने अपने बच्चों का पालन पोषण अब गांव के ढंग से किया। उसने विल्सन के मसूरी वाली औरत के साथ प्रेम प्रसंग के किस्से सुने थे और जब वह कभी कभार ही उससे मिलने आता था तो वह उससे भिड़ जाती थी और अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहती थी कि वह उस औरत को छोड़ दे। तभी विल्सन ने उसे टाल दिया और कहा कि बेकार की बातें मत सुना करो, और उसने अपना मुंह जैसे ही मोड़ा तो उसने बंदूक की मेज़ पर रखी फ्लिंट लॉक पिस्टल उठाई और उससे एक गोली चला दी। गोली उसके हाथ से निकल गई और उसका आईना चकनाचूर हो गया। तभी गुलाबी घर से बाहर भागी, बाग से होते हुए जंगल में, फिर खड़ी पगडंडी से होते हुए उस पुल तक पहुंची जिसे विल्सन ने 2-3 साल पहले ही बनवाया था। जब तक वह संभला तो घोड़े पर सवार होकर उसे ढूंढने निकला। बहुत देर हो चुकी थी मगर वह पहले ही पुल से नीचे कूद चुकी थी। फिर पहाड़ के नीचे बहुत सारा पानी था। उसका शव 1 मील दूर चट्टानों के बीच फंसा हुआ मिला। राम सिंह ने मुझे यही कहानी सुनाई थी, जिसमें कई बातें थीं। अपने विचारों और तजुर्बे के साथ मुझे लगा कि उस शाम अपने दोस्तों को सुनाने के लिए ये एक अच्छी कहानी थी। इससे पहले कि वह विश्राम गृह के पास पहुँचे, उन्हें कहानी दिलचस्प लगी, लेकिन जब मैंने उन्हें ये बताया कि मैंने गुलाबी का भूत देखा है तो उन्हें लगा कि मैं अपनी ही कोई छोटी मोटी कहानी खुद ही बना रहा हूँ। श्रीमती दत्ता को ये एक दुखद कहानी लगी। युवा सुश्री रे को लगा कि गुलाबी बहुत मूर्ख थी, वह एक सीधी सादी औरत थी। तभी श्री दत्ता बोली। उसने वही जवाब दिया जो वह जानती थी, पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। तभी श्री रे ने कहा, नहीं। श्रीमती दत्ता ने कहा, लेकिन इससे आपको ढेर सारी सुख सुविधाएं तो मिल सकती हैं। श्रीमती रे कुछ और बातें करना चाहती थीं, इसलिए मैंने विषय बदल दिया। एक अविवाहित व्यक्ति के लिए ये थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है जिसे 2 विवाहित जोड़ों के साथ शाम बितानी पड़े। कुछ अंतर धाराएं होती हैं जिनके बारे में वह जानता तो है, लेकिन हमें उनसे निपटने के लिए तैयार नहीं होना होता। अब इन बातों के बाद मैं अक्सर उस पुल को पार करने लगा। दिन में तो वहाँ खूब ट्रैफिक रहता था, लेकिन शाम ढलने के बाद सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही दिखती थीं और पैदल चलने वाले भी कम ही दिखाई देते थे। नीचे खाई से एक धुंध सी उठती थी और पुल के दूर वाले हिस्से को ढक लेती थी। मुझे शाम को वहाँ टहलना ज़्यादा पसंद था, आधी उम्मीद और आधी उम्मीद के साथ कि गुलाबी का भूत फिर से दिखाई देगा। मैं बस उसको देखना चाहता था। असल में मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। क्या वह भी इतनी ही खूबसूरत होगी जितना उसके बारे में कहा जाता है। हमारे प्रस्थान से पहले वाली शाम को कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लंबे समय तक परेशान करता रहा। जैसे जैसे हमारे दिन वहाँ खत्म होने वाले थे, बेचैनी का एहसास हो रहा था। रेस दंपति ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया था, हालांकि वे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। श्री दत्ता दिल्ली स्थित अपने दफ्तर वापस जाने के लिए बेचैन थी और श्रीमती दत्ता का गठिया रोग भी बढ़ रहा था। मैं भी अब बेचैन था, मसूरी स्थित अपने लेखन डेस्क पर वापस लौटने के लिए। पर आखिरकार मैं था तो एक उत्सुक लेखक, और उस शाम मैंने पहाड़ों की उस ठंडी रात की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए पुल पर एक आखिरी बार टहलने का फैसला किया। चांद अभी तक नहीं निकला था और सचमुच काफ़ी अंधेरा था। मुझे डर भी लग रहा था, हालांकि पुल के दोनों छोर पर लैंप लगे हुए थे जो उन लोगों के लिए पर्याप्त रोशनी प्रदान कर रहे थे जो पुल पार करना चाहते थे। मैं पुल के बीचों बीच सबसे अंधेरे हिस्से में खड़ा होकर घाटी से नीचे गिरती नदी की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुन रहा था। तभी मैंने साड़ी में लिपटी एक आकृति को लैंप की रोशनी से बाहर आते और रेलिंग की ओर बढ़ते हुए देखा। सहज ही मैंने ज़ोर से पुकारा, गुलाबी। वह मेरी तरफ आधी मुड़ी, लेकिन मैं उसे साफ साफ नहीं देख पा रहा था। हवा से उसके बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे थे और मुझे बस बेतहाशा घूरती आंखें दिखाई दे रही थीं। उसने खुद को रेलिंग से ऊपर उठाया और पुल से नीचे गिर गई। मैंने छपाक की आवाज़ सुनी जब उसका शरीर दूर पानी से टकराया। एक बार फिर मैंने खुद को रेलिंग के उस हिस्से की ओर दौड़ते हुए पाया जहाँ से वह कूदी थी।
तभी कोई विश्राम गृह की तरफ से दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। वह युवा मिस्टर रे थे। मेरी पत्नी, वह चिल्लाया। क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा? वह दौड़कर रेलिंग के पास गया और नदी के घूमते पानी को देखने लगा। देखो, वो है। उसने पानी में उछलती एक असाय आकृति की ओर इशारा किया। हम खड़ी ढलान से नीचे नदी की ओर दौड़े, लेकिन धारा उसे बहा ले गई। चट्टानों और झाड़ियों पर चढ़ते हुए हमने डूबती हुई महिला को पकड़ने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन उस घाटी में नदी का पानी बहुत तेज था और बेचारी श्रीमती रे का शव, जो लगभग 1 मील नीचे की ओर बहते हुए पेड़ों में फंसा हुआ था, निकालने में हमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। जहाँ हमने उसे पाया था वहाँ से कुछ ही दूरी पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और हम उदासी और दुख में अपने अपने घरों को लौट आए। हमें पश्चाताप तो हुआ, मगर यह अनुभव बहुत ही परेशान कर देने वाला था। और अब अगर आप उस इलाके में हो और देर शाम पुल पार करने का फैसला करें, तो हो सकता है आपको गुलाबी का भूत दिखाई दे या विल्सन के घोड़े की टापें सुनाई दे जाएं जब वह उसे ढूंढते हुए पुराने लकड़ी के पुल पर दौड़ रहा हो, या हो सकता है आपको मिसेस रे का भूत दिखाई दे और उनके पति की करुण पुकार सुनाई दे, या फिर और भी भूत हों, कौन जाने। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द हॉन्टेड विल्सन ब्रिज। ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।